हाय एवरीवन। आज हमारे हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 18 रहने वाला है। आप सभी को पता है मिडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन इतिहास हम लोग कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री हमारी शुरुआत होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से ही। तो इस लेक्चर में हम दो टॉपिक देखेंगे, एक तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देखेंगे और एक हम इसी के बाद देखने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बेसिकली जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका हम एक्सपेंशन भी देखेंगे इस वीडियो में ही, इस लेक्चर में ही। तो हम आज से अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, एक न्यू फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नए हमारी मॉडर्न इतिहास, हमारा जो हिस्ट्री है वो एक नया टर्न लेने वाला है। और अब हम पढ़ रहे हैं कैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं कैसे कि फॉरेन इन्वेजन हुआ, उन्होंने रूल्स किए, दिल्ली सल्तनत सेटअप हुई, फिर उसके बाद मुगल एम्पायर आया। तो धीरे धीरे मुगल एम्पायर भी यहाँ पर धीरे धीरे डेक्लाइन शुरू होने लग गया था इस टाइम तक। और यहाँ पर एक नया फेज इतिहास का शुरू होता है। यहाँ पर यूरोपियंस लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, और आते मकसद ट्रेड से हैं, लेकिन धीरे धीरे इंडिया को यहाँ पर गवर्न करना शुरू करेंगे। और फिर हम यहाँ पर उनके गवर्निंग से लेके कैसे हम उनसे छुटकारा पाएंगे, ये कंप्लीट हम देख रहे होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में इन आने वाले लेक्चर्स में। तो चलिए हम लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियों का आगमन। अब सबसे पहले आपके सवाल दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया इसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ही क्यों बोला गया। क्योंकि हम इस लेक्चर में सिर्फ उन कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो यूरोप से आई थी। आप सभी को पता है यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, और एक कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारी कंट्रीज होती हैं, काफ़ी सारे देश होते हैं। तो उसमें जैसे जैसे जो जो कंट्रीज इंडिया में आई, जिसने इंडिया में आए तो वो ट्रेडिंग के मकसद से थे, लेकिन यहाँ पर रूल करने की जिन जिन लोगों ने कोशिश की उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जितनी भी कंट्रीज के बारे में अभी हम देखने वाले हैं ये सारी यूरोप की कंट्रीज थी, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, ये लोग आए क्यों थे? क्या ये रूल करने के मकसद से आए थे? क्या ये इंडिया को मतलब अपने कब्जे में लेना चाहते थे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका माइंडसेट बाद में चेंज हुआ, वो चीज़ें एक अलग है, लेकिन इनका जो मंसूबा था वो ट्रेडिंग ही था, व्यापार करना ही था। क्योंकि हमारे जो एंशियंट इंडिया से आप देखोगे कि अन्य देशों के साथ फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं, तो एंशियंट इंडिया से ही फॉरेन ट्रेड का यहाँ पर कल्चर चलता आया है, फॉरेन ट्रेड होती आई है। अच्छा, फॉरेन किसी का वापस उस वक्त रूल शायद इसलिए भी नहीं हो पाया होगा क्योंकि उस वक्त के जो इंडिया में फॉरेन इन्वेजन हुए या जो रूलर्स हुए वो शायद जो ट्रेडर्स थे उनसे ज़्यादा स्ट्रांग थे, इसलिए ट्रेडर को यहाँ पर अपना रूल इस्टेब्लिश नहीं कर पाया था। लेकिन जैसे हम देखते हैं मिडिवल इंडिया का ख़त्म होते होते मुगल डायनेस्टी भी वीकन पड़ जाती है, और यहाँ पर अब जो ट्रेडर आने लगे थे वो अपना कहीं ना कहीं रूल को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करने लगेंगे। आएंगे ट्रेडिंग के मकसद से, लेकिन इंडिया को गवर्न करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक कंपनी सक्सेसफुल होती है जिसके बारे में आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे भी। उस कंपनी को आप भली भांति जानते होंगे। आने वाले टाइम में हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। अब देखो, इंडिया जो ट्रेडिंग के लिए फेमस था, एक तो अपने कॉटन के लिए जिसको हम हिंदी में कपास बोलते हैं, एक अपना सिल्क के लिए जिसको हिंदी में हम रेशम बोलते हैं, एक अपने स्पाइसेस के लिए जिसको हम हिंदी में मसाले बोलते हैं। आप लोगों की हमेशा शिकायत रहती है कि भैया हिंदी में भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे किया करो। तो मैंने सोचा है अब मैं पूरा कोशिश करूंगा, 100% कोशिश करूंगा कि हर एक वर्ड जिसको मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ उसको मैं हिंदी में भी करने की कोशिश करूँ। और इंडिया के जो ये कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस, कपास, रेशम, मसाले जो हैं, इसका जो यूरोप की मार्केट थी, जो यूरोप के बाज़ार होते थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती थी। और ख़ासकर जो इंडिया के मसाले हैं उनका बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा जिससे कि कॉटन की भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा इंडिया में, यूरोप की कंट्रीज़ में। तो पहले ये जो आपका ट्रेडिंग होती थी, जो ये व्यापार होता था, एक इस्तानबुल करके मतलब जगह थी, उधर के रास्ते से यहाँ पर होता था। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरा लोकेट करके देखना है कि किधर है। ठीक है, इतना आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है जिसमें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ केप ऑफ गुड होप। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो इस्तानबुल वाला रास्ता है जहाँ से ट्रेडिंग होती थी यूरोपियन कंट्रीज के साथ, तो वो वहाँ पर एक लोकल रूलर होता है और वो वहाँ पर कब्जा कर लेता है, ऑटोमन एम्पायर। और कहने का मतलब ये है कि फिर जो अदर कंट्रीज जो उस रास्ते से यहाँ पर करना चाह रही थी,
ट्रेडिंग करना चाह रही थी, उनका रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाता है और एक दो कंट्रीज ये हैं जो इंडिया के साथ यहाँ पर अपनी मोनोपोली दिखाती हैं, ट्रेडिंग करती हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन लेने के लिए वास्को डी गामा निकलते हैं। कहाँ से निकलेंगे वास्को डी गामा? तो पुर्तगाल से निकलेंगे। कब निकलेंगे? 1498 में निकलेंगे और ये इंडिया पहुंच जाएंगे। कहाँ पर इंडिया में पहुंचेंगे? कैलीकट में इंडिया में पहुंचेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। और इन्होंने एक नया रास्ता, एक नया रूट डिस्कवर किया। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि इंडिया को डिस्कवर किया गया था किसके द्वारा? वास्को डी गामा के द्वारा। तो भैया इंडिया तो पहले से ही था, इंडिया कोई ऐसा नहीं कि डिस्कवर कर दिया फिर वहाँ पर लोग आके रहने लगे। ठीक है, जब आप छोटे थे शायद 9th-10th में जब आप पढ़ते होंगे, तो मेरे भी माइंडसेट में या बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में यही होता है कि यार वास्को डी गामा ने ही इंडिया को डिस्कवर किया, इंडिया की खोज की। बेसिकली एक रूट जो कि यहाँ से पुर्तगाल से होके इंडिया तक पहुंचा जा सकता है, उस रूट का यहाँ पर खोज किया था, डिस्कवर किया था। किसने? वास्को डी गामा ने। ये चीज़ ध्यान रखना। और इस जो समुद्र वाला रास्ता था, जो ये आपका यहाँ पर समुद्री मार्ग था, इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या है? ठीक है, तो यह इसका नाम मैंने आपको बताया है। इसका नाम था यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। और भाई इसको हिंदी में भी केप ऑफ गुड होप ही लिखेंगे और बोलेंगे, तो हिंदी वाले भी केप ऑफ गुड होप। तो भाई इतनी तो हिंदी आप जानते होंगे कि अगर मैं बोलूँ कि इसको हिंदी में सेम बोलेंगे तो सेम आप लिख पाओ। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इतना तो आप लिख ही लोगे कि ये जो मैंने लिखा है ये खुद लिख पाओ। हाँ, अगर किसी इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मतलब कुछ और होगा तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वास्को डी गामा आपका 1498 में आ जाता है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि उसका स्वागत कौन करता है, तो वो बेसिकली कैलीकट में आता है, कैलीकट वाले रीजन में वो उतरता है और वहाँ पर उसका जो वेलकम है वो किसके द्वारा किया जाता है? जैमोरिन के द्वारा किया जाता है। जैमोरिन उस वक्त कौन था, अगर आपसे कभी पेपर में पूछा जाए तो कैलीकट का एक लोकल रूलर था। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और यहाँ पर ये भी माना जाता है कि जो ये जैमोरिन रूलर था, ये अपने ट्रेड को अच्छा करने के लिए, अपने व्यापार को अच्छा करने के लिए यहाँ पर वास्को डी गामा को काफ़ी प्रिविलेजेस भी देते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब एक विशेष अधिकार भी दिया जाता है। और ये माना जाता है कि वास्को डी गामा लगभग 3 महीने भारत रहता है और 3 महीने भारत रहने के बाद जब वो वापस निकलता है पुर्तगाल की तरफ, तो अपना पूरा जो जहाज़ था वो यहाँ के मसाले, कॉटन, इन सब चीज़ों को लेके निकलता है। और ये माना जाता है कि जितना इसकी जर्नी में इसकी जो चीज़ों में खर्चा आया था, उस खर्चे का लगभग 60 टाइम्स, मतलब 60 गुना, अगर इसका यहाँ पर मान सकते हो कि अगर आपका 100 रुपये का खर्चा आया है, इसे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 600 से, मतलब 100 रुपये इसने खर्च करके लगभग आप मान सकते हो कि कितने रुपए कमाए? 6,000 रुपये कमाए। 6,000 भी नहीं, 60,000 हो जाएंगे। तो लगभग यहाँ पर इसने 60 टाइम्स मुनाफा कमाया था। जो यहाँ से ले गया था 1 रुपये की चीज़ ले गया, ले जाके पुर्तगाल में इसने 60 रुपये की चीज़ बेची थी। तो बताओ, किसी इंसान को अगर इतना मुनाफा हो, इतना फ़ायदा हो अपने व्यापार में, तो वो वापस भारत क्यों नहीं आएगा अपने ट्रेडिंग के लिए? और जब उसे पता चले कि यहाँ के रूलर्स वीक हैं, तो अपना धीरे धीरे वो रूल भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश क्यों नहीं करेगा कि भाई और चीज़ें। देखो, एक इंसान तो यही चाहेगा ना, अगर ट्रेडिंग मेंटेलिटी से आएगा, कि मुझे जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता यहाँ पर चीज़ें मिल जाएं। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि 1501 में, नोट डाउन कर लेना, 1501 में वापस से वो भारत आता है, फिर से रिटर्न होता है इंडिया को, वापस इंडिया में आता है। और कैनानौर करके एक जगह थी, कैनानौर, इसको हिंदी में सेम ही बोलेंगे तो ठीक है, लिख लेना, कैनानौर करके एक जगह थी, वहाँ पर ये अपनी फैक्ट्री को सेटअप करता है। क्या करता है? वहाँ पर अपनी फैक्ट्री को सेटअप करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और इसी इसी सेटअप के बाद जो इंडिया और पुर्तगाल के जो यहाँ पर ट्रेडिंग रिलेशन थे वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाते हैं। जो व्यापार है वो यहीं से मान सकते हो कि 1501 से कंटिन्यूस व्यापार यहाँ पर शुरू होता है। और आने वाले टाइम में ये अलग अलग जगह भी यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करता है पुर्तगाल। जैसे कि यहाँ पर एक इनकी कैलीकटी में भी फैक्ट्री थी, नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता कि कहाँ कहाँ इनकी फैक्ट्री थी, 4 ऑप्शन दे देगा, तो एक बार नोट डाउन कर लो। और देखो, कैलीकट को तो कैलीकट ही बोलेंगे और यहाँ पर कोचिन को कोचिन ही बोलेंगे, तो हिंदी और इंग्लिश ये तो दोनों में सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर ये जो पुर्तगीज आ गए थे, जो पुर्तगाल आ गए थे, तो वास्को डी गामा अकेला तो आया नहीं था, फिर और लोग भी आने लगे। अब ये पुर्तगाली क्या करने लगे भैया? अपने ट्रेड मोनोपोली स्टेब्लिश करने लगे कि जो और मुस्लिम रूलर्स थे, जो अदर कंट्री से आ रहे थे, अब ये जैमोरिन से बोलते हैं कि भैया इनको बंद कर दो, इनको बैन कर दो, इनको ट्रेडिंग मत करने दो, हम ही को ट्रेडिंग करने दो, जिससे कि हम और ज़्यादा मुनाफा कमा पाएँ और ज़्यादा हम
चीज़ों को यहाँ से एक्सेस करके ले जा पाएँ। अब एक इंसान यहाँ तक जैमुरीन समझ गया था कि भैया इनकी मेंटेलिटी कुछ और है। अब जैमुरीन मान लेता है कि भैया मैं यहाँ पर किसी के ट्रेडिंग राइट यहाँ पे बंद नहीं करूँगा, किसी मतलब मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर जो मुस्लिम रूलर्स हैं कि तुम यहाँ पर ट्रेड मत करो। इसी वजह से दोनों में क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं और दोनों के बीच में फाइनली क्या होता है, युद्ध होता है। दोनों की आर्मी यहाँ पर लड़ती हैं जिसमें कि जैमोरिन हार जाता है। और जब जैमोरिन हार जाता है तो इसके मतलब ये है कि यहाँ पर पुर्तगालियों का क्या हो जाता है, थोड़ा सा और यहाँ पर राइज हो जाता है और धीरे धीरे पुर्तगालियों की जो पावर है उसका बढ़ना यहाँ पर शुरू हो जाता है। उसके बाद 1505 में यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आता है, ठीक है, जो कि क्या बनेगा, फर्स्ट पुर्तगीज वाइसरॉय बनेगा भारत का। तो कभी आपसे पूछा जाए कि भारत के पुर्तगाली वाइसरॉय पहले कौन थे, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ठीक है, जो कि 1505 में क्या बनता है, वाइसरॉय बनता है। अच्छा, एक ब्लू वाटर पॉलिसी को ये इंट्रोड्यूस करता है। ये ब्लू वाटर जो नीति है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत क्या करते हैं, जो इंडियन ओशन होता है, जो हिंद महासागर होता है, उस पर अपना कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश करते हैं, अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब, अब ये जो इंडियन ओशन में जो हिंद महासागर के थ्रू जो यहाँ पर ट्रेड होगा वो या तो हम लोग करेंगे या जिसको हम परमिशन देंगे वही लोग करेंगे। जो हमसे परमिशन नहीं लेंगे उनको ये लोग पकड़ लेते थे और उनके साथ मतलब उनका जो भी शिप वगैरह होता था सारा जब्त कर लिया जाता था। और बेसिकली यहाँ पर जो इनकी जो नबल आर्मी थी वो थोड़ी सी अच्छी थी, नौसेना अच्छी थी, तो ये काफ़ी चीज़ें काफ़ी उसमें अच्छे थे। तो कहने का मतलब ये धीरे धीरे अपना कंट्रोल करने लगते हैं और इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अपनी मोनोपोली भी यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि भैया अब हम भी एक ट्रेडर ही थे पहले, ठीक है, लेकिन अब तुम ट्रेडर आओगे, अब यहाँ पर हम रूल कर रहे हैं, अब हमारी मर्जी के बिना तुम यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करना शुरू कर देते हैं, तो पुर्तगाली यहाँ पर ये करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1509 में अल्फांसो डी अल्ब्यूकर्क, अजीब से ही नाम रहते हैं, अल्फांसो डी अल्ब्यूकर्क क्या बनता है, वाइसरॉय बनता है। और ये बताते हैं इसके बाद ही जब ये वाइसरॉय बनाना 1509 में, इसके बाद असली जो पावर का शुरुआत हुई ना पुर्तगालियों की, वो यहीं से राइज होना शुरू हुई, ठीक है। जैसे ये गोवा को कैप्चर कर लेता है और बहुत सारी जगहों को, जैसे ये इसने गोवा को कैप्चर किया था 1510 में, ये ध्यान रखना। किससे किया था, बीजापुर सुल्तान से किया था, लेकिन आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा, उस चीज़ को छोड़ दो, है ना। उसके बाद इसके बाद जो 1530 तक ये गवर्नर रहता है। 1530 में एक गवर्नर रहता है नीनो दे कोना। अब देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर नहीं था, तो कभी कभी इस तरह से सवाल आ जाते हैं। या जैसे ये क्या करता है, यहाँ पर कैपिटल को ट्रांसफर करता है। पहले जो पुर्तगालियों की कैपिटल थी वो कोचीन थी, अब ये क्या कर देता है, यहाँ पर ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। अब ये कोचीन से अपनी कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करता है, तो लिख लो हिंदी में कि गोवा से कोचीन को ये कैपिटल क्या करता है, परिवर्तित करता है, चेंज करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये जैसे कभी पूछ लेगा कि किस पुर्तगाली वाइसरॉय ने कैपिटल को ट्रांसफर किया, तो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ये गोवा को भी कैप्चर करता है 1510 में। उसके बाद जो गुजरात का एक रीजन था बेसन करके, वहां पर इसको ये कैप्चर कर लेता है। दमन को ये कैप्चर कर लेता है, दीव को कैप्चर कर लेता है और बहुत सारी टेरिटरीज को ये उस वाले रीजन में यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और मैंने जैसे बताया कि जो पुर्तगाली थे ना, इनकी जो नौसेना थी वो काफ़ी सुपीरियर थी। जो सुपीरियर नवल आर्मी की वजह से इनका जो कोस्टल एरिया वाला रीजन होता है, जो ये वाला कोस्टल एरिया वाला रीजन होता है, इस पर भी काफ़ी अच्छी खासी इनकी पकड़ होती है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना। लेकिन धीरे धीरे 16th सेंचुरी के आते आते यहाँ पर पुर्तगीज पावर का क्या हो जाता है, डेक्लाइनेशन शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक कंपनी अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का धीरे धीरे राइज शुरू होगा और पुर्तगालियों का राइज धीरे धीरे डिक्लाइन होगा। इनका डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन 1961 तक इनका 3 जगह हैं जहाँ पर कब्जा रहता है, एक तो गोवा, एक दमन एंड एक दीव। अब आप यहाँ पर ये सोच सकते हो कि भाई साहब हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 1947 में हो गया था, लेकिन उसके बाद भी 1961 तक गोवा, दमन एंड दीव ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में होता है, पुर्तगाली यहाँ पर रूल कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो पुर्तगीज के बारे में इतना काफ़ी है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। कभी अगर आपसे पेपर में ये पूछ ले कि यहाँ पर टोबैको को किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो देखो पुर्तगालियों ने कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, जैसे कि एक तो आपका टोबैको किया है, टोबैको, ठीक है। टोबैको से टोमेटो याद कर लो, मतलब टमाटर, तमाकू, टमाटर, ठीक है। टोमेटो से यहाँ पर याद कर लो पोटैटो, आलू, और यहाँ पर याद कर लो चिलीज,
ये सारी चीज़ों का जो इंट्रोडक्शन किया है ना भारत के अंदर, चिलीज तो जानते हो ना, मिर्च को बोलते हैं, ठीक है, पोटैटो आलू टमाटर और यहाँ पर तम्बाकू, तो ये सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन भारत में किसने किया, पुर्तगालियों ने किया। और ये माना जाता है कि जो इंडिया का पहला प्रिंटिंग प्रेस था, पहला पहला प्रिंटिंग प्रेस, इसका भी जो इंट्रोडक्शन है, पहला प्रिंटिंग प्रेस का भी इंट्रोडक्शन कौन करते हैं भारत में, यहाँ पर पुर्तगाली करते हैं। और ये जो प्रिंटिंग प्रेस है कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है, गोवा में की जाती है, कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो। ये पुर्तगालियों के बारे में इतना काफ़ी है। आगे देख लेते हैं हम, आगे पढ़ने वाले हैं हम डच के बारे में। अब बेसिकली डच कौन है, तो जो नीदरलैंड से आए थे, जो कि एक यूरोप की ही कंट्री थी, जो लोग नीदरलैंड के होते हैं उनको क्या बोला जाता है, डच बोला जाता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। और बेसिकली 20 मार्च 1602 में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म होती है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसको हिंदी में भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही याद रखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। और ये जब भारत में आते हैं, जब डच भारत में आते हैं, तो जो एक पुर्तगालियों की मोनोपोली थी ना कि भाई हम ही रूल करेंगे, यूरोप से तो सिर्फ हम ही रूल कर रहे हैं, तो ये जो नीदरलैंड के लोग आते हैं, इनके आने से जो पुर्तगालियों की मोनोपोली है एक तो वो ख़त्म हो जाती है, और ये यहाँ पर अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ पर, मसूलीपट्टनम में। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर इस्टेब्लिश की थी, तो मसूलीपट्टनम में की थी। आने वाली फैक्ट्रीज भी अगर हम देखें तो जैसे इन्होंने 1610 में एक पुलिकत में फैक्ट्री को यहाँ पर मतलब सेटअप करते हैं, जो इनका एक तरह से मान सकते हो ट्रेडिंग का मेन हेडक्वार्टर था। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। और वैसे बहुत सारी यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करते हैं, जैसे कि 1616 में सूरत में करते हैं, तो 16 से 16 16 16 सूरत ऐसे आ रहा है, तो ऐसे याद कर लो। 1653 में चिंसुरा में करते हैं, लेकिन ठीक है वो इतना मत लिखो, इतना पेपर में बहुत ही रेयर पूछता है, 0.001% जाके पूछेगा, तो ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखो इसके बारे में कि डच कौन होते हैं, नीदरलैंड से आए, इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम 1605 में यहाँ पर इस्टेब्लिश की। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आती है, जो इंग्लिश कंपनी आएगी, अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये तो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आएगी तो उनके आने से इनका धीरे धीरे इनका भी यहाँ पर जो राज है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और एक बैटल होता है, वो बैटल ध्यान रखना, 1798 में एक बैटल होता है, बैटल ये लिख लो, बैटल ऑफ बेदारा। ये जो बैटल ऑफ बेदारा था ना, इसमें क्या होता है कि डच को कौन हरा देता है, डच को यहाँ पर ब्रिटिशर्स हरा देते हैं। डच को कौन हरा देगा, यहाँ पर ब्रिटिशर्स हरा देंगे, अंग्रेज हरा देंगे डच को, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये हुगली रिवर के पास में हुआ था, तो इसे बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं, बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। बेदारा का युद्ध या हुगली का युद्ध भी इसको ही बोला जाता है, 1798 में होता है। और यहाँ पर ये डच को कौन हरा देते हैं, यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पे हरा देते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी के बारे में, ठीक है, जो आई तो कंपनी के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में रूल इस्टेब्लिश करना शुरू कर देती है और सक्सेसफुल भी हो जाती है, काफ़ी यहाँ पर सफल भी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम उसी कंपनी के बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, जब आसपास के दोस्त, सपोज आपके किसी दोस्त की नौकरी लग जाए, या आपका दोस्त कुछ अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अच्छा कमा रहा है, तो आप भी उससे देख मोटिवेट होंगे। तो वैसे ही ब्रिटिशर्स जो होते हैं, ठीक है, जो ब्रिटिश के लोग होते हैं, वो किसको देखते हैं, पुर्तगालियों को देखते हैं, डच को देखते हैं। यार बोलते हैं ये तो माला माल होते जा रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें क्या ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर ये बेच रहे हैं, और इतना ज़्यादा इनका जो ट्रेडिंग है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जो एक मर्चेंट ग्रुप होता है, मर्चेंट ग्रुप मतलब जो व्यापारियों का जो समूह होता है, वो जब इन चीज़ों को देखते हैं तो वो एक चार्टर के तहत एक चार्टर पास कराते हैं अपने पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है उसमें, और एक कंपनी फॉर्म होती है उस वक्त, जिस कंपनी का नाम ध्यान रखना यहाँ पर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अगर पूरा नाम, वैसे तो इसको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है, लेकिन कभी इसका ओरिजिनल नाम आपसे पेपर में पूछ ले, कभी इसका अगर ओरिजिनल नाम पेपर में पूछ ले, तो इसका ओरिजिनल नाम था द गवर्नर, हिंदी में भी सेम ही बोलेंगे, द गवर्नर एंड कंपनी। द गवर्नर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इनटू द ईस्ट इंडीज। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था, ये चीज़ ध्यान रखना, ओरिजिनल नेम नहीं, सॉरी, कंप्लीट नेम, ठीक है, कंप्लीट नेम,
कंप्लीट नेम, ये पूरा नाम था इनका, ठीक है। और ये जो फॉर्म होती है 31 दिसंबर 1600 में ये फॉर्म होती है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इसको जो ट्रेडिंग राइट्स है ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन देती है, तो उस वक्त जो रूल कर रही होती हैं वो होती हैं क्वीन एलिजाबेथ। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, कौन इसको ट्रेडिंग राइट देती है, क्वीन एलिजाबेथ देती हैं। और आने वाले 15 सालों के लिए इनकी ट्रेडिंग मोनोपोली होगी, मतलब ब्रिटिश से कोई और कंपनी जाके वहाँ ट्रेड नहीं कर सकती। जैसे अभी इंडिया के मुकेश अंबानी जी बोले कि भैया मैं रिलायंस लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पर मैं रिलायंस लॉन्च कर रहा हूँ, सपोज कोई कंट्री, कि मैं पाकिस्तान में रिलायंस लॉन्च कर रहा हूँ और सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैं वहाँ पर अपनी जियो सिम चलाना चाह रहा हूँ, तो सिम के मामले में सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ भारत से। वहाँ पे कोई कल को एयरटेल जाके नहीं बोल सकती है कि भाई हम भी पाकिस्तान में एयरटेल की सिम लाएंगे लगाएंगे। तो कहने का मतलब है उनको एक ट्रेडिंग मोनोपोली राइट दे दिया कि ठीक है भाई तुम ही करो जाके उस देश में जो भी तुम्हें करना है, और दूसरी कोई कंपनी नहीं जाएगी। तो मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा एग्जाम्पल से, अभी के हिसाब से एग्जाम्पल से को रिलेट करके सोचोगे समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं थी, कोई वहाँ पर वो कोई रूलर्स नहीं थे, कोई राजा नहीं थे, भारत में आक्रमण करने नहीं आए थे भाई। ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापारी लोग थे जो कि इंडिया में व्यापार करने आए थे, ठीक है। तो एक कंपनी फॉर्म हुई जो कि जिसने ब्रिटिश से एक पार्लियामेंट में एक चार्टर पास कराया जिसमें बोला कि आने वाले 15 साल तक ब्रिटिश से कोई और दूसरी कंपनी भारत में जाके रूल नहीं, कि व्यापार नहीं कर सकती, भारत में जाके ट्रेडिंग नहीं कर सकती, सिर्फ हमारा हक है, हम ही ट्रेडिंग करेंगे, हम ही वहाँ से सामान खरीदेंगे और इधर आके हम एक्सपोर्ट करेंगे, इधर अपनी कंट्री में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कभी अगर आपसे पूछ ले कि जो आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। कभी कभी आपसे पेपर में ये पूछ लेता है कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उस वक्त इंडिया में मुगल एम्परर कौन था, तो हमने देखा कि उस वक्त मुगल एम्परर कौन था, अशोक था, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर लगभग 8 साल बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ट्रेडिंग के लिए कंपनी बनी थी, जो ईस्ट वाला पार्ट था उसमें सभी जगह यहाँ पर ट्रेडिंग करने के लिए कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो 1608 में विलियम हॉकिंस को भेजा जाता है। उस वक्त 1608 में जैसा हमने देखा कि यहाँ पर कौन आ जाता है, जहांगीर यहाँ पर रूलर आ जाता है। तो यहाँ पर 1608 में कौन था, जहांगीर था मुगल एम्परर। तो ये इसी के कोर्ट में आता है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा जो उस वक्त इंपॉर्टेंट लीडर था यही था। अगर ये कह देगा तो आप इंडिया के बहुत सारे पार्ट में यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर आपसे कोई मना करेगा तो भैया मैन इंसान ही वही है, फिर वो उससे मतलब अगर ये इसकी परमिशन मिल गई, तो अगर कोई लोकल रूलर मना करेगा तो कहने का मतलब है अब तुम डायरेक्ट किससे पंगा ले रहे हो, मुगल एम्परर से पंगा ले रहे हो, जहांगीर से पंगा ले रहे हो। तो ये विलियम हॉकिंस काफ़ी टाइम यहाँ पर जहांगीर के कोर्ट में रुकता है और बोलता है कि भैया हमें यहाँ पे फैक्ट्री लगाने दो, हमें यहाँ पर फैक्ट्री स्टेब्लिश करने दो। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल भी आ सकता है कि भैया ये फैक्ट्री क्या होती है, आज की वही फैक्ट्री है ना कि जिसमें जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई सामान बन रहा है, क्या वो फैक्ट्री है? तो भैया ये वो फैक्ट्री नहीं होती थी। फैक्ट्री को जस्ट आप वेयर हाउस से समझो कि एक स्टोर है जहाँ पर इंडिया से क्या है सामान को कलेक्ट करके लाया जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा, स्टोर किया जाएगा, एक तरह से स्टोर हाउस की तरह देख सकते हो किसी भी फैक्ट्री को। और यहाँ से फिर सामान को आगे भेजा जाएगा, कहाँ पर? ब्रिटिश में भेजा जाएगा, आगे अपनी मतलब यूरोप कंट्रीज के लिए जाएगा। तो जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जितनी भी यहाँ पे देश आए, जितने भी लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप की, तो फैक्ट्री इज कुछ भी नहीं था, जस्ट एक वेयर हाउस था, एक स्टोर हाउस था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे समझ आनी चाहिए। तो लगभग फैक्ट्री की परमिशन लेने के लिए कि भैया हमें सूरत में फैक्ट्री लगाने दो, यहाँ पर विलियम हॉकिंस 1611 तक किसके कोर्ट में रहता है? जहांगीर के कोर्ट में रहता है, उसकी चापलूसी करता रहता है जहांगीर की कि भाई साहब हमें फैक्ट्री लगाने दो। लेकिन जहांगीर का पहले यहाँ पर पुर्तगालियों से अच्छा संबंध था, तो पुर्तगालियों की वजह से यहाँ पर वो इसे परमिशन नहीं देता है। लेकिन जब ये वापस चला जाता है इसके कोर्ट से, तो उस वक्त तक अंग्रेज समझ चुके थे कि भैया इन पुर्तगालियों को कुछ करना पड़ेगा, इनके होते हुए हम अपना जो ट्रेडिंग राइट्स हैं यहाँ पर नहीं बढ़ा सकते हैं, अपना व्यापार एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1611 में, बेसिकली 1611 में ही यहाँ पर क्या होता है, एक नबल बैटल होगा। नबल बैटल कहाँ पे हुआ था? ये स्वाली होल में हुआ था। जगह का नाम ध्यान रखना, स्वाली होल में हुआ था। और ये जगह कहाँ पर है? सूरत के पास में है, ठीक है। वहाँ पर इस नबल बैटल में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, यहाँ पर पुर्तगालियों को बहुत बुरी तरह से यहाँ पे हरा देते हैं। और इस हार को देख जहांगीर भी समझ जाता है, जहांगीर भी इनकी जो पावर होती है उससे बोलता है कि हाँ भाई पुर्तगालियों से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो जहांगीर भी इनसे पंगा लेना नहीं चाहता था। 1613 में
वो इनको क्या कर देता है, परमिशन दे देता है। 1613 में क्या करता है, परमिशन दे देता है। कहाँ पर, फैक्ट्री लगाने के लिए, सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। अच्छा, ये इनकी फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री थी 1613 में। लेकिन मसूलीपट्टनम में इन्होंने एक टेम्परेरी फैक्ट्री बना रखी थी अपनी, क्योंकि ट्रेडिंग तो चल रही थी ना, तो उस ट्रेडिंग को, व्यापार को करने के लिए इन्होंने एक अपनी टेम्परेरी फैक्ट्री बना रखी थी मसूलीपट्टनम में, ये ध्यान रखना। तो कभी आपसे ये पूछे कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप हुई, तो सूरत ही ध्यान रखना। कब हुई, 1613 में हुई, यही ध्यान रखना। लेकिन कभी अस्थाई उसमें बर्ड जोड़ दे, टेम्परेरी बर्ड जोड़ दे, तो तब यहाँ पर उसका आंसर मसूलीपट्टनम 1611 रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर 1615 में फिर यहाँ पर थॉमस रॉय आता है, किसके कोर्ट में, जहांगीर के कोर्ट में, क्योंकि उस टाइम पर जो मुगल एम्परर था जहांगीर ही था। और कभी अगर आपसे ये पूछ ले कि इस थॉमस रॉय को भेजा किसने था, तो उस वक्त जो वहाँ का रूलर था, यहाँ पर ब्रिटिश में जो रूलर था, जो ब्रिटिश एम्परर था, उसका नाम था यहाँ पर, इंग्लैंड मतलब जो इंग्लिश का किंग था, इंग्लिश जो किंग था यहाँ पर, उसका नाम था यहाँ पर जेम्स फर्स्ट। क्या नाम था, जेम्स फर्स्ट। तो कभी अगर आपसे पूछे कि थॉमस रॉय के कोर्ट में, सॉरी, थॉमस रॉय को जहांगीर के कोर्ट में किसने भेजा था, तो जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब बेसिकली जब ये जाता है तो बहुत सारे गिफ्ट लेके जाता है, और अपनी बातों से यहाँ पर जहांगीर को क्या कर लेता है, इन्फ्लुएंस कर लेता है। और जब जहांगीर इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो अब ये क्या करते हैं कि जहांगीर एक फरमान, एक मुगल चार्टर जारी करता है। अब उस मुगल चार्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंपनी कहीं भी जो मुगल टेरिटरी है, जितना भी राज्य मुगल्स के अंदर आता है, मुगल एम्परर के अंदर आता है, वहाँ पर अपना जो व्यापार है, वहाँ पर जो अपनी ट्रेडिंग है वो कर सकती है। और वहाँ पर उस वाले रीजन में कहीं भी अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकती है। इन सभी चीज़ों की आज़ादी मिल जाती है किसको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। आने वाले टाइम में ये फैक्ट्री को जैसे मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश करते हैं, मसूलीपट्टनम में यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आगरा में भी करते हैं। उसके बाद हम बात करें अहमदाबाद में भी करते हैं अपनी फैक्ट्री का सेटअप, और बालासोर में भी करते हैं, और काफ़ी जगह यहाँ पर ये अपनी फैक्ट्री का सेटअप करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको क्या पता होना चाहिए कि फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने सूरत में इस्टेब्लिश की, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसी टाइम पर ये यहाँ पर मद्रास में एक फोर्ट बनवाते हैं, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज के नाम पर रखते हैं, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, सेंट होते हैं जॉर्ज। तो उनके नाम पर एक फोर्ट बनवाया जाता है, ठीक है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था बेसिकली सेंट जॉर्ज डे पे हुआ था, इसलिए इस फोर्ट का नाम सेंट जॉर्ज रखा गया था। ये भी ध्यान रखना। वैसे इतना डेप्थ में भी नहीं पूछेगा आपके पेपर में, लेकिन हाँ, जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाया था फोर्ट सेंट जॉर्ज का, वो कहाँ पे करवाया था, मद्रास में। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या होता है कि पुर्तगाली जब रूल कर रहे थे ना, तो एक पुर्तगाल किंग होता है, पुर्तगाल किंग का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उसकी एक बेटी होती है, अपनी बेटी की शादी इंग्लैंड का एक किंग होता है, इंग्लैंड का एक किंग होता है यहाँ पर चार्ल्स सेकंड। इंग्लैंड के किंग चार्ल्स सेकंड से क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं, मैरिज कर देते हैं। और गिफ्ट में पहले जो बॉम्बे आता था वो किसके अंडर में था, तो यहाँ पर पुर्तगालियों के यहाँ पर अंडर में था। और गिफ्ट में बॉम्बे किसको दे देते हैं, यहाँ पर ब्रिटिशर्स को बॉम्बे को गिफ्ट में दे देते हैं, किसको, चार्ल्स सेकंड को। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक तरह से मतलब किसको दिया, ब्रिटिशर्स को, यहाँ पर ब्रिटिशर्स को दिया, चार्ल्स सेकंड को दिया, जो इंग्लैंड का यहाँ पे किंग था। तो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर रूल करेगी, तो जो यहाँ पर बॉम्बे है वो भी किसके कब्जे में आ जाता है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना पेपर में, 1771 में यहाँ पे क्या होता है, एक मुगल एम्परर होता है फर्रुख सियार। कौन होता है मुगल एम्परर, फर्रुख सियार, ठीक है। फर्रुख सियार नाम है तो हिंदी में भी सेम ही रहेगा। एक फरमान यहाँ पे जारी करते हैं, क्या जारी करते हैं, एक फरमान यहाँ पे क्या करते हैं, जारी करते हैं। अब ये फरमान क्या होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करता है, राइट दे देता है। पहले से तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास काफ़ी राइट थे ही, लेकिन यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को और ज़्यादा राइट दे देता है। ये 3,000 रुपये पर साल के बदले, कि भैया तुम हमें 3,000 रुपये पर साल दे दो, एक साल में 3,000 रुपये दे दो बस। उसके बदले जो ट्रेड था, जो व्यापार था, उसको क्या कर देता है, ड्यूटी फ्री कर देता है। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ड्यूटी फ्री यहाँ पर कर दी जाती है। और यही फरमान, जो फर्रुख सियार का फरमान था, ये आगे कारण बनता है बैटल ऑफ प्लासी का, वो अभी हम देखेंगे इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये फरमान को क्या कर देता है, इशू कर देता है, जिसमें कि अब
क्या कर सकते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कहीं भी यहाँ पर ट्रेड कर सकती थी, और ट्रेड करने के लिए उसे अब कोई ड्यूटी टैक्स भी नहीं देना था। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। और ये जो फरमान है धीरे धीरे क्या करता है, कंपनी की जो पावर होती है उसको और ज़्यादा बढ़ा देता है, और इस प्रकार आप देखोगे कि कंपनी की पावर धीरे धीरे राइज होती गई। और इसमें बहुत बड़ा मतलब एक तरह से जो इसकी पावर राइज हो रही थी, बहुत बड़ा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, ये चीज़ को कभी मुगल रूलर समझ ही नहीं पाए, या कोई रूलर इनके अगेंस्ट उस तरह से लड़ाई नहीं कर पाए। जब ये धीरे धीरे राइज हो रहे थे, शायद तब इनकी जो मेंटेलिटी है उस वक्त समझ गए होते कि भाई ये ट्रेड नहीं करने आए हैं, ये लोग आगे चल के रूल करेंगे यहाँ पे। अगर वो समझ गए होते तो उनको उस वक्त निकाला जा सकता था, लेकिन सबके दिमाग में ये था कि ये ट्रेड करने आए, ये व्यापार करने आए। और धीरे धीरे आप देखोगे कि कैसे कैसे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी धीरे धीरे यहाँ पे पावर बढ़ती जा रही है। अभी हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो अच्छे से पढ़ेंगे ही, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले और भी यूरोप से मतलब लोग आए थे वो देख लेते हैं। जैसे हम फ्रेंच के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, फ्रेंच से पहले डेंस भी आए थे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, डेंस किन्हें बोला जाता है, जो डेनमार्क से आए थे। ठीक है, तो ये भी अपनी जो फैक्ट्री है ईस्ट इंडिया, मतलब अगर कभी पूछे कि जो डेंस की जो थी, डेंस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कब फॉर्म हुई थी, तो वो 1616 में हुई थी, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये 1620 में अपनी तमिलनाडु में क्या करते हैं, फैक्ट्री को सेटअप करते हैं, पहली फैक्ट्री को, ये चीज़ ध्यान रखना। और 1676 में ये बंगाल का एक सीरमपुर था, बंगाल रीजन में एक सीरमपुर जगह थी, वहाँ पर दूसरी फैक्ट्री सेटअप करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और ये सीरमपुर इनका हेडक्वार्टर था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये करा दिए। ठीक है, और ये इंडिया में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाई, ज़्यादा टाइम तक इन्होंने यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर पाए थे। ठीक है, 1845 में अब गए तो ये बहुत टाइम बाद थे, लेकिन इनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। 1845 में ये जितना भी इनका सेटलमेंट था सब कुछ ब्रिटिश कंपनी को बेच बाके भारत से चले जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर फ्रेंच के, जो कि लास्ट यूरोपियन कंपनी थी। ठीक है, फ्रेंच के बाद कोई और यूरोपियन कंपनी यहाँ पे नहीं आई थी। अगर कभी आपसे पूछे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1664 में यहाँ पर फॉर्म हुई थी, ये चीज़ पता होना चाहिए। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे लगाई थी, 1664 में लगाई, 1668 में लगाई थी, कहाँ पर, सूरत में। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, और फैक्ट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, और फ्रेंच के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ पर देखोगे जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, जो पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी है, इनका जो ट्रेडिंग वाला है वो ज़्यादातर या तो इनका जो ट्रेडिंग तक रहा, या ये ज़्यादा यहाँ पर अपने रूल को यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। अगर कोई उभर के आती है तो एक ही आती है, वो थी यहाँ पर ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ, जैसे अब देखो और यूरोपियन कंट्रीज आ रही हैं, जैसे अब ब्रिटिशर्स आ गए, पुर्तगाली आ गए। ठीक है, तो आपस में भी तो वो लोग लड़ेंगे कि भाई तुम जाओ, यहाँ पर सिर्फ हम ही रूल करेंगे। तो जैसे कि देखो यहाँ पर ये डिफीट करते हैं डच को, कौन से में, बैटल ऑफ बेदाराम है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, कहाँ पे हुआ था, हुगली रिवर के बीच में, हुगली रिवर पे हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं डच। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बैटल ऑफ स्वाली भी हम यहाँ पे देख चुके हैं, जिसमें ये पुर्तगालीज को हरा देते हैं, और पुर्तगाली भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कॉर्नेटिक वॉर के बारे में। देखो जो कॉर्नेटिक वॉर था वो किन के बीच में हुआ था, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच कंपनी के बीच में हुआ था। जो फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो फ्रांस की कंपनी थी, उनके बीच में, और ब्रिटिशर्स जो थे, जो अंग्रेज थे, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, कि अब देखो हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, इन कार्नेटिक वॉर्स को ज़्यादा डेप्थ में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था 1744 से लेकर 1748 तक, थोड़ा टाइम पीरियड इनका याद रखना। ठीक है, दूसरा कार्नेटिक वॉर हुआ था 1749 से लेकर 54 तक। ठीक है, और यहाँ पर ट्रिटी हुई थी, संधि हुई थी, पौंडीचेरी की यहाँ पे संधि हुई थी। कभी पूछे आपसे ट्रिटी ऑफ पौंडीचेरी कब हुई, तो सेकंड कार्नेटिक वॉर में हुई थी। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वॉर आपका हुआ था बैटल ऑफ बॉन्डीवस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 1756 से लेकर 63 तक, और यहाँ पर ट्रिटी ऑफ पेरिस होती है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। कौन सी संधि होती है यहाँ पर, पेरिस की संधि यहाँ पे होती है। अब बेसिकली ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, हम यहाँ पर देख रहे हैं कैसे वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो अब ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशन के लिए हो रहे हैं, कि जैसे जो अंग्रेज थे कैसे अपने आप को भारत में एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे एक्सपेंशन कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो अपने एनिमी को ही खत्म करते हैं ना। तो यहाँ पर फ्रेंच को इन्होंने खत्म किया, पुर्तगालियों को यहाँ इन्होंने खत्म किया, डच को इन्होंने हराया।
पहले तो सबसे पहले जो इनके साथ में और कंपनीज आई थी, जो इनसे पहले भी कंपनीज आई थी, धीरे धीरे उनको हराते गए, उनको बीट करते गए। या तो वो भारत छोड़ के चली गई, या भारत के बहुत कम हिस्से में उनका मार्केट, मतलब जो ट्रेड था, जो व्यापार था, उनमें उनका हिस्सा रहा। या जो भारत में जो गवर्न करने का जो आगे चल के सिलसिला शुरू होता है, उनमें भी उनका बहुत कम ही, ना के बराबर पार्टिसिपेट होता है। इसीलिए आप किसी और कंपनी के गवर्निंग के बारे में नहीं पढ़ते हो, लेकिन हाँ, इंग्लिश के जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी गवर्निंग के बारे में आप पढ़ोगे, कैसे कि वो एक ट्रेडिंग कंपनी से इंडिया को गवर्न करना शुरू कर देती है। आगे देख लेते हैं अब कुछ राइज ऑफ रीजनल पावर्स का। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर गिरोह हो रही है, लेकिन अभी इनके झगड़े कुछ रीजनल लोग थे, कुछ रीजनल डायनेस्टी थी, उनसे होंगे, लेकिन अभी हमने उनका राइज नहीं देखा है। पहले हम थोड़ा सा राइज ऑफ रीजनल पावर्स देख लेते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर आपका मुगल पीरियड वीक पड़ने लगा था औरंगजेब की डेथ के बाद, तो आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी रीजनल पावर्स थी, जो क्षेत्रीय, जो छोटे छोटे रूलर्स थे या छोटी बड़ी डायनेस्टी थी, वो और ज़्यादा राइज हो जाती हैं। तो थोड़ा सा कुछ के बारे में हम देख चुके हैं, कुछ के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखो, वैसे तो यहाँ पर जब मुगल डायनेस्टी खत्म हो जाती है, जब लेटर मुगल वाला पीरियड चल रहा होता है, अगर आपने मुगल पीरियड देखा है, तो यहाँ पर बहुत सारी रीजनल पावर हैं जिनका राइज हुआ। लेकिन मेन मेन जैसे एक तो थी बंगाल में, जहाँ पर बंगाल के नवाब उभर के आते हैं। एक था आपका अवध वाला रीजन, ठीक है। एक था आपका मराठा किंगडम, मराठा किंगडम, ठीक है। एक था आपका हैदराबाद, ठीक है। एक था आपका यहाँ पर मैसूर, ठीक है। तो इनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा यहाँ पर बंगाल, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर बंगाल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, 17 लिख लेना, ये 1724 में एक बेसिकली रूलर था, निजाम, नाम लिख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निजाम उल मुल्क। और भाई थोड़ा हिंदी वाले कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है, नाम है जस्ट ये, ठीक है। इनको तो आप हिंदी में खुद से लिख ही सकते हो। निजाम उल मुल्क असफ, क्या नाम था उसका, निजाम उल मुल्क हसक, मतलब सॉरी, निजाम उल मुल्क असफ उसका नाम था। बेसिकली पहले जो हैदराबाद था वो किसके अंडर में आता था, मुगल एम्पायर के अंदर में ही आता था। लेकिन 1724 में ये अपने आप को क्या कर लेता है, हैदराबाद को मुगल एम्पायर से अलग कर लेता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट एक तरह से यहाँ पर घोषित कर देता है। तो हैदराबाद को इंडिपेंडेंट किसने बनाया, तो यहाँ पर निजाम उल मुल्क असफ बनाता है। ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। और ये काफ़ी टॉलरेंट पॉलिसी अपनाता है, टॉलरेंट पॉलिसी यहाँ पे अपनाता है, टॉलरेंट पॉलिसी अगेंस्ट हिंदूज, अगेंस्ट हिंदूज। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। टॉलरेंट पॉलिसीज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि हिंदूज के अगेंस्ट कुछ ऐसा अत्याचार नहीं करता, कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं लेके आता कि जो मुस्लिम के तो फेवर में हो बट हिंदूज के अगेंस्ट हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हिंदुओं के लिए बहुत नम्र व्यवहार होता है, या नम्र इसकी जो पॉलिसी है वो रहती है। हिंदी मीडियम वाले कुछ इस तरह से लिख सकते हो। अच्छा, इसकी कभी डेथ पूछे तो 1748 में इसकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद हैदराबाद में फिर वो सक्सेशन का वॉर चल जाता है और फिर से हैदराबाद बिखर जाता है। लेकिन वो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, बंगाल के बारे में। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, बंगाल की यहाँ पे बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पर मुगल एम्पायर, जैसे मैंने बताया कि धीरे धीरे यहाँ पे वीक पड़ रहा था। तो जब मुगल एम्पायर यहाँ पे धीरे धीरे वीक पड़ रहा था, तो एक होता है यहाँ पर मुर्शिद कुली खान। अब ये मुर्शिद कुली खान और बेसिकली आने वाले टाइम में होता है एक अली वर्दी खान, ये एक तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाते हैं किसको, बंगाल को। तो यहाँ पर ध्यान रखना, 1717 में, 1717 में ये अपने आप को, बंगाल को इंडिपेंडेंट बंगाल घोषित कर देता है, अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर देता है एक तरह से। अब ये माना जाता है कि ये एक्सटर्नली नहीं करता, लेकिन इंटरनली ये मुगल के अंदर नहीं आते और अपने ही तरह से यहाँ पर ये बंगाल में रूल कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पहला नवाब बंगाल का कौन था, तो मुर्शिद कुली खान यहाँ पर पहला नवाब बनता है। और इसकी 1727 में डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है 1727 में। तो उसके बाद जो नवाब बनता है बंगाल का, वो इसका सन इन लॉ होता है, जिसका नाम होता है शुजाउद्दीन। कौन, क्या नाम होता है, शुजाउद्दीन होता है नाम इसका, ठीक है। कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि मुर्शिद कुली खान को किसने यहाँ पर सक्सीड किया था, तो शुजाउद्दीन ने किया था। और ये कौन था, बेसिकली सन इन लॉ था। कौन था यहाँ पर, सन इन लॉ था। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इसका जो रूल रहता है 1727 से लेके 1739 तक इसका रूल रहता है। फिर 1739 में
एक कॉन्स्पिरेसी करा के अली वर्दी खान क्या बन जाता है, नवाब बन जाता है यहाँ के बंगाल का, नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, 1739 में अब यहाँ पे कौन बन गया नवाब, तो नवाब बन गया यहाँ पर अली वर्दी खान। और इन तीनों नवाब के बारे में, चाहे वो मुर्शिद कुली खान हो, शुजाउद्दीन हो या अली वर्दी खान हो, ठीक है, इनके बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, इनके टाइम में जो बंगाल वाला रीजन है काफ़ी पीसफुल रहा है, काफ़ी शांति वाला वातावरण यहाँ पे रहा था, ज़्यादा मारकाट नहीं हुई थी। और अगर ट्रेडिंग भी काफ़ी प्रमोट हुई, इसी टाइम पर ट्रेडिंग देखने को मिलेगा कि काफ़ी प्रमोट रही। और ये जितने भी मुस्लिम रूलर्स थे, इन्होंने हिंदूज के अगेंस्ट काफ़ी टॉलरेंट पॉलिसी यहाँ पर अपनाई थी। और यहाँ पर अली वर्दी खान के जो सक्सेसर होते हैं वो होते हैं यहाँ पर सिराज उद्दौला। कौन होते हैं यहाँ पर, सिराज उद्दौला। अच्छा, इन सभी नवाब के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि इनकी, अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई इन नवाब्स की पता है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइज हो रहा था ना, वो इन्होंने रोका नहीं। जो अब ये पावरफुल थे, ये रोकना चाहते रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज हो रहा था, जो बढ़ रही थी, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, उसको इन्होंने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका, इन्हें कभी खतरा महसूस नहीं हुआ उस टाइम तक। इन्हें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है, और ये उस ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारी कंपनी है, और एक व्यापारी कंपनी की तरह ही ये उसे देखते रहे। इन्हें कभी लगा ही नहीं कि कल को इनको पावर को, इनकी एम्पायर को या इनके रूलिंग को कल को खतरा आ सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी से। और ये भी माना जाता है कि इनका कोई उस वक्त स्ट्रॉन्ग राइवल तो था नहीं, और जब कोई इनका स्ट्रॉन्ग राइवल मतलब एनिमी नहीं था, कोई शत्रु नहीं था, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी सेटअप करने पे भी ज़्यादा फोकस नहीं किया। और इसका हर्जाना इन्हें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा, कब, 1757 में, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पढ़ें उससे पहले हम और रीजन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हम हैदराबाद कर चुके हैं, बंगाल कर चुके हैं, थोड़ा सा मैं आपको अवध के बारे में बता देता हूँ। अवध हेडिंग डाल लो यहाँ पर, अवध। ठीक है, अब यहाँ पर अवध के बारे में एक चीज़ ध्यान रखो कि ये अपने आप को जो इंडिपेंडेंट अनाउंस करते हैं 1722 में अनाउंस करते हैं। और कौन अनाउंस करता है ध्यान रखना, सादत खान बुरहान उल मुल्क। ठीक है, ये अवध को क्या कर देते हैं, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट अनाउंस कर देते हैं, स्वतंत्र अनाउंस कर देते हैं। किससे, ब्रिटिश मुगल एम्पायर से, कि भैया हम मुगल एम्पायर में नहीं आते, क्योंकि इन्हें पता चल चुका था कि मुगल एम्पायर क्या हो गया, वीक पड़ चुका है। ठीक है, औरंगजेब की डेथ के बाद, जैसे मैं आपको मुगल एम्पायर पढ़ा भी रहा था तो मैंने बताया भी था कि कैसे औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत सारे जो लोकल रूलर्स, जमींदार अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस करना शुरू कर देते हैं और अपनी एक अलग टेरिटरी बनाना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अच्छा, कभी आपसे ये पूछा जाए कि इनकी डेथ कैसे हुई, तो 1739 में मैंने आपको पढ़ाया था कि नादिर साहब भारत आता है, और नादिर साहब बेसिकली अवध को भी लूटता है, मतलब यहाँ पर बेसिकली इसकी लूट करता है, और बाद में बहुत बड़ी डिमांड करता है ये जो अवध के रूलर थे इनसे, और ये डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और उस वजह से ये माना जाता है कि ये सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत काफ़ी हिस्टोरियंस का कहना है कि इसी वजह से ये क्या करते हैं, यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं। कभी अगर ये सब पूछा जाए कि इनको सक्सीड किसके द्वारा किया गया, तो इनके एक नेफ्यू थे सफदर जंग। ठीक है, इनके द्वारा इनको क्या किया जाता है, बेसिकली सक्सीड किया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैसूर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैसूर के साथ बैटल्स हुए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, मैसूर का जो राइज हुआ था ना, वो एक हैदर अली था, हैदर अली, इसके टाइम पीरियड में राइज हुआ मैसूर का। ये चीज़ ध्यान रखना, अप्रॉक्स 18th सेंचुरी में। ठीक है, आपका यहाँ पर मैसूर का राइज होता है। और ये सारे लोग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सभी लोगों ने जो रिलीजियस टॉलरेंट पॉलिसी अपनाते हैं, और ये अपने रीजन में ये माना जाता है एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करता है, काफ़ी ज़्यादा फैलाता है, काफ़ी टेरिटरीज को अपने अंदर एनेक्स करता है। और 1782 में, अभी मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर, 1782 में एंग्लो मैसूर वॉर जो चल रहा था, वहाँ पर इनकी डेथ हो जाती है। और इनको जो सक्सीड करेगा, हैदर अली को कौन सक्सीड करेगा यहाँ पर, टीपू सुल्तान, जो इनका बेटा होगा, वो आगे के जो बैटल होंगे, टोटल 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए, आगे के बैटल्स को क्या करेंगे, लीड करेंगे। तो टीपू सुल्तान और हैदर अली, मैसूर से 2 लोग इंपॉर्टेंट हैं। टीपू सुल्तान की भी हम देखेंगे कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर में यहाँ पे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। और देखो, राजपूत का भी यहाँ पर राइज होता है, तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मराठाज का राइज होता है, वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एक अकेले मराठाई जी थे जो मुगल एम्पायर को
चैलेंज करने में दम रखते थे, मुगल एम्पायर को ख़त्म करने का दम रखते थे। लेकिन मराठाज में कहीं ना कहीं देखोगे तो आप यूनिटी नहीं थी, ठीक है, उतनी। मराठा के जो सरदार थे उनमें आप देखोगे कि जो यूनिटी की, थोड़ा लेक ऑफ यूनिटी की वजह से वो सक्सीड नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है, उन सब चीज़ों को छोड़ के अब ये हमने थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड पढ़ा कि कैसे यहाँ पर ये जो पावर हैं ये राइज हो रही थी। और ये पावर जो जैसे अवध में हो गया, बंगाल में हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैसूर में हो गया, मराठाज किंगडम हो गया, तो ये सब अब मुगल पीरियड्स के बाद कहीं ना कहीं राइज होने लग गए। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे अपनी मानसिकता वो चेंज करने लगी धीरे धीरे कि हम यहाँ पर रूल कर सकते हैं, जब उसकी अगर ये मानसिकता थी तो इन लोगों को हराना पड़ेगा। अब इन लोगों को हराना पड़ेगा तो इनसे वॉर होंगे। तो अब हम थोड़ा सा वॉर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसीलिए पहले मैंने इन लोगों के बारे में पढ़ाई, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा देता, एंग्लो मराठा वॉर पढ़ा देता, ठीक है। तो आपको लगता कि यार ये लोग कहाँ से आ गए, तो ये लोग जो राइज हुई थी पावर, ये मुगल पीरियड के बाद धीरे धीरे राइज हो रही थी पावर, ठीक है। तो अब हम इनसे जो लड़ाई हुई है अब वो देख लेते हैं, अब आपको आराम से अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा। तो देखो, अभी तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या पढ़ा, अभी तक हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा कि कैसे उसने अपने राइवल्स को हराया। राइवल्स जो कंपनी थी, जो अपनी एनिमी कंपनी थी, जो और यूरोपियन कंपनी थी, कैसे उनको हराया और कैसे अपनी जो ट्रेडिंग थी, जो व्यापार था, उसको एक्सपेंड किया। अब जो ईस्ट इंडिया का माइंडसेट था वो ये था कि यहाँ के रूलर्स को हराते हैं और इंडिया में डोमिनेशन स्टार्ट करते हैं। अब ये धीरे धीरे क्या करेंगे, इंडिया के रूलर्स को हराएंगे और इंडिया के रूलर्स को हराने के बाद इनका यहाँ पर डोमिनेशन यहाँ पर शुरुआत होगा। और यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो डोमिनेटिंग स्टेट था वो आपका बंगाल था। और बंगाल अगर देखा जाए तो कई महीनों में सबसे ज़्यादा फर्टाइल था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिच था। अगर बंगाल उस वक्त देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिच था। अब आपको पता भी है अंग्रेज भारत को क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया बोलते थे, ठीक है। तो बंगाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिच था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। इंडस्ट्रीज भी बंगाल वाले रीजन में देखने को मिलेंगी आपको, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डेवलप्ड हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी आप देखोगे कि काफ़ी यहाँ पर बंगाल में अपनी फैक्ट्री को सेटअप किया था। और यहाँ पर बंगाल में एक फोर्ट भी बनवाती है, ध्यान रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, एक फोर्ट बनवाती है जिसका नाम होता है फोर्ट विलियम। और इंग्लैंड का उस वक्त किंग था विलियम थर्ड, तो उस विलियम थर्ड के नाम पर ये फोर्ट विलियम यहाँ पर नाम रखा जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका यहाँ पर फारूक सियार होता है वो कैसे यहाँ पर फरमान इशू कर देता है यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहाँ पर डेथ हो जाती है किसकी, देखो जैसे ये नवाब कुली खान, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे 1756 में डेथ हो जाएगी किसकी, यहाँ पर अली वर्दी खान की, जो कि काफ़ी स्ट्रांग रूलर था, ठीक है। अली वर्दी खान तक ये कहीं ना कहीं चुप रहे थे। 1756 में इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और इसको कौन सक्सीड करेगा यहाँ पर, तो सिराज उद दौला यहाँ पर सक्सीड करेगा, जिसको हम लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल भी बोलेंगे। अभी इसको लास्ट इंडिपेंडेंट नवाब ऑफ बंगाल क्यों बोला है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। कभी यहाँ पर अगर आपसे नवाब ऑफ बंगाल कैपिटल की, मतलब बंगाल की कैपिटल पूछ लिया जाए, तो मुर्शिदाबाद यहाँ पर इनकी कैपिटल थी, जो ये बंगाल यहाँ पर जो यहाँ पर नवाब ये रूल कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर नवाब जैसे यहाँ पर फारूक सियार था, 1717 से ही ये लोग बेसिकली इन्होंने ग्रांट दे दी थी कि तुम ड्यूटी फ्री टैक्स करो यहाँ पर, मतलब ड्यूटी फ्री ट्रेड करो यहाँ पर। तो उसके बाद 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जो यहाँ पर नवाब के क्या होते हैं, जो अपोनेंट होते हैं, जो इनके राइवल्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करने लग जाती है। अब ये बात सिराजुद्दौला को समझ में आ जाती है कि यार ये हमारे राइवल्स को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये माना जाता है कि सिराजुद्दौला यहाँ पर जो ये ब्रिटिशर्स होते हैं, जो ये अंग्रेज होते हैं, इनकी माइंडसेट, इनकी जो दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं उसको समझ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अंग्रेज होते हैं वो एक दस्तक होता था, ठीक है, जो ये फरमान के थ्रू इशू किया गया था। दस्तक से क्या था, बेसिकली यहाँ पर आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो, आपको वो दस्तक दिखाना पड़ेगा और आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हो। अब अंग्रेज इसका भी मिसयूज करने लग गए, जैसे कि कुछ इंडियन मर्चेंट्स को ये दस्तक बेच दिए काफ़ी पैसों में। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय होते थे वो कंपनी के लिए तो इन दस्तक का यूज करके ट्रेड करते ही करते थे, साथ में अपनी प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, अपने लिए भी इन्हीं दस्तक का यूज करके अपने लिए ट्रेड करते थे। अब इससे क्या हो रहा था कि जो नवाब थे बंगाल के, उनकी खुद की इकोनॉमी कमज़ोर पड़ती जा रही थी, उनका खुद का जो कलेक्शन था, जो रेवेन्यू कलेक्शन था, वो उनका खुद का कम होता जा रहा था। अब ये चीज़ सिराजुद्दौला को अच्छी नहीं लग रही थी, सिराजुद्दौला इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं था।
तो पहले तो सिराजुद्दौला यहाँ पर वार्निंग देता है अंग्रेजों से कि भैया तुम ऐसा मत करो। और अंग्रेज क्या कर रहे थे ना उस वक्त, इनका एक फोर्ट विलियम जो मैंने बताया ना, जो फोर्ट बनवाया था, इस पर इन्होंने क्या कर दिया, बेसिकली गार्ड तैनात कर दिए थे बंदूक लेके ऊपर, बाउंड्री के ऊपर चारों तरफ, कि ये कह के कि भाई पुर्तगालियों का हमला हो सकता है उस वजह से। तो इनको पहले तो सिराजुद्दौला वार्निंग देता है कि भैया मान जाओ। लेकिन जब जब ये नहीं मानते तो 1756 में, 1756 में सिराजुद्दौला यहाँ पर जाता है, ठीक है। और सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पर क्या कर लेता है, यहाँ पर कब्जा कर लेता है, कैप्चर कर लेता है फोर्ट विलियम को यहाँ पर। और जब यहाँ पर सिराजुद्दौला कैप्चर कर लेता है तो अंग्रेज यहाँ से भाग जाते हैं और वो मद्रास वाले रीजन से हेल्प लेने में, क्योंकि पहले जो एक तरह से कम्युनिकेशन होता था, जाएगा इंसान फिर वहाँ बताएगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, फिर वापस से वहाँ से सपोर्ट मिलेगी। तो यहाँ से सपोर्ट मिलने में सिराज यहाँ पर जो ये अंग्रेज होते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला वापस आ जाता है और फोर्ट विलियम को वहाँ एक लोकल रूलर के हाथों में सौंप के आ जाता है। और ये इसकी एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। जब यहाँ पर और अंग्रेज आ जाते हैं आर्मी के साथ, तो वो वापस से आते हैं, पहले तो अपने फोर्ट को कैप्चर करते हैं, फिर ये एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं। तो एक होता है मीर जाफिर, जो कि एक बंगाल के ही नवाब की फैमिली से बिलोंग करता था। नाम ध्यान रखना, क्या नाम होता है उसका, मीर जाफिर यहाँ पे नाम होता है, मीर जफर भी बोल सकते हो, मीर जफर यहाँ पर इसका नाम होता है। उसको यहाँ पर प्रॉमिस किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा कि भैया आप हमारी मदद करो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट हमारे युद्ध में, और यहाँ पर हम आपको बदले में क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। तो बेसिकली एक कॉन्स्पिरेसी रची जाती है। अब ये अंग्रेज क्या करते हैं, बहुत सारे यहाँ पर डिमांड रखते हैं, किसके अगेंस्ट, नवाब के अगेंस्ट। और उस वक्त नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। अब भैया सिराजुद्दौला तो पहले से ही चिढ़ा हुआ था और उनके अगेंस्ट ऐसी डिमांड रखी जाती है, इनको फुलफिल कर ही नहीं सकता था बंगाल का नवाब। तो वो बेसिकली एक कह सकते हो कि अब युद्ध होना ही है इन दोनों के बीच में। तो वो एक युद्ध को जन्म देता है, जिस युद्ध का नाम है यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी। तो 1757 में यहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी होता है। और यहाँ पर ये माना जाता है कि ये जो सिराजुद्दौला था, एक तो मीर जफर, और मीर जफर ने बहुत सारी आर्मी को, जो नवाबों की आर्मी थी वो उधर की अंग्रेजों की तरफ आ जाती है। इनका एक कमांडर है, काफ़ी लोग यहाँ पर नवाब वाले जो लोग थे, ठीक है, नवाबों का एक कमांडर भी उधर मिला हुआ था। तो अंग्रेजों की तरफ काफ़ी लोग आ जाते हैं। तो पहले ही सिराजुद्दौला काफ़ी वीक हो गया और यहाँ पर ये माना जाता है कि सिराजुद्दौला को काफ़ी बुरी तरह से हरा दिया जाता है। लगभग 50-60 लोग मरते हैं अंग्रेजों की तरफ से और 500-600 लोग मर जाते हैं यहाँ पर सिराजुद्दौला की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला की भी डेथ हो जाती है और सिराजुद्दौला की जितनी भी आर्मी थी सबकी डेथ कर दी जाती है। और इसकी डेथ के बाद यहाँ पर जो नवाब बनेगा, बंगाल का जो नवाब बनता है, वो यहाँ पर ओके, ये तो हमने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर इन जो ये सिराजुद्दौला ये नवाब बनता है किसकी डेथ के बाद, अली बर्दी खान की डेथ के बाद। लेकिन सिराजुद्दौला की डेथ के बाद जो नवाब बनेगा वो कौन बनेगा, यहाँ पर मीर जाफिर बनेगा। अब देखो, मीर जाफिर को किसने प्रॉमिस किया था, किसने बोला था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था। तो अब यही ईस्ट इंडिया कंपनी इनको, मीर जाफिर को यहाँ पे नवाब बना देती है। तो बेसिकली मीर जाफिर इनको बदले में बहुत सारा पैसा देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है, मतलब ये मानो कि पूरी अपनी तिजोरी खाली कर देता है इनको यहाँ पर। और बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को ये बताते हैं कि 20 मिलियन रुपीज़ दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब है, अब मीर जाफिर क्या बन के रह जाता है, एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का कठपुतली बन के रह जाता है। इसीलिए मैंने बताया था कि लास्ट इंडिपेंडेंट जो जो भैया वो कहेगा वही चलेगी, वो कौन था यहाँ पर, सिराजुद्दौला था। अब मीर जाफिर तो यहाँ पर कठपुतली है किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की और उनके ऑफिसर्स की। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिसर्स कहेंगे वो यहाँ पर मीर जाफिर को ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। और आपका ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ है, इसके बाद ये मानो कि यहीं से आपका धीरे धीरे देखोगे कि इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका डोमिनेशन शुरू होता है। असली डोमिनेशन तो अभी बैटल ऑफ बक्सर के बाद होगा, लेकिन डोमिनेशन होना यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना। ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या करते हैं, ये इम्प्रिजेंट कर देता है सिराजुद्दौला काफ़ी ब्रिटिशर्स को, एक बहुत कम जगह होती है वहाँ पर बंद कर देता है। और लोग वहाँ पर सफोकेशन की वजह से, सांस ढंग से ना ले जाने की वजह से सारे लोग वहाँ पे मारे जाते हैं। और ये सब क्या होते हैं, ब्रिटिशर्स होते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर ये मीर जाफिर नवाब बन तो गया, अब यहाँ पर इसको नवाब बने रहने के लिए यहाँ पर अंग्रेजों को काफ़ी ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर या ऑफिशियल थे, उनकी दिन पे दिन यहाँ पे धीरे धीरे क्या है, डिमांडें बढ़ती जा रही थी, जिसका बंगाल का नवाब क्या था, फुलफिल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि भैया उसकी तिजोरी हो गई थी खाली। अब यहाँ पर जो मीर जाफर से एक्सपेक्टेशन थी कंपनी की, वो यहाँ पर फुलफिल
नहीं हो पा रही थी। अब जब यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रही हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, जाफ़र से बोलेगी, मीर जाफ़र से यहाँ पे बोलती है कि भैया ठीक है, आप यहाँ से नवाब हट जाओ और ऐसा करो, आपका जो सन इन लॉ है ना मीर कासिम, आप मीर कासिम को यहाँ पर क्या बना दो, मीर कासिम को यहाँ पर नवाब बना दो। अब भैया यहाँ पर मीर जाफ़र के बस की इतना तो था नहीं कि इनसे लड़े। मीर मीर जाफ़र यहाँ पर हट जाता है और यहाँ पर अब नवाब कौन बन जाता है, मीर कासिम बन जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई आपके अपने का मतलब कोई आपका अपना है, दोस्त है, भाई है, बहन है, कोई भी आपका, और कोई बाहर से आके बोल रहा है ना भैया तू हेल्प कर अपने घर वालों के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी, अपने फ्रेंड सर्कल के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचने में, तो भैया कभी हेल्प मत करना। इन सब चीज़ों से सीख ले लो कि कल को वो तुम्हारे अगेंस्ट भी कॉन्स्पिरेसी रख सकता है, कॉन्स्पिरेसी रच सकता है, कल को वो तुम्हारे अगेंस्ट ही वही कर सकता है जो आज तुम्हारी हेल्प लेके तुम्हारे फ्रेंड सर्कल या तुम्हारे जानने वालों के साथ कर रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ पर इन्होंने मीर जाफ़र के साथ किया, मीर जाफ़र को यहाँ से नवाब हटा दिया गया। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर कौन बनता है, नवाब मीर कासिम, जो कि यहाँ पर सन इन लॉ होता है। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, उनकी यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मीर कासिम इनकी सारी चीज़ों को जो यहाँ पर मीर जाफ़र नहीं फुलफिल कर पा रहा था वो मीर कासिम यहाँ पे करेगा। और मीर कासिम को जो इनकी एक पपेट बनाए रखने की जो एक तरह से सोच थी, वो यहाँ पर धरी की धरी रह जाती है। इनके अरमानों पे यहाँ पे पानी फिर जाता है, क्योंकि मीर कासिम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट रूलर था। वो इन लोगों की बातों में नहीं आने वाला था। ठीक है, वो बेसिकली जो बंगाल वाला रीजन है उसको फॉरेन इन्वेजन, मतलब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से दूरी करना चाहता था कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर रूल जो था, एक तरह से डोमिनेशन जो स्टार्ट होने जा रहा था, उसको रोकना चाहता था और इन फॉरेन इन्वेजन से फ्री करना चाहता था। इसीलिए ये ईस्ट इंडिया कंपनी से दूरी बना पाए, ये अपनी कैपिटल, जैसे मैंने बताया बंगाल की कैपिटल क्या थी, मुर्शिदाबाद, इस कैपिटल को कहाँ पे चेंज कर लेता है, मुंगेर में चेंज कर लेता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, कभी आपसे पूछे कि मुंगेर में कैपिटल को मतलब मुंगेर में कैपिटल को किसने ट्रांसफ़र किया था, मुर्शिदाबाद से। ठीक है, और ये यहाँ पर जो दस्तक होते हैं, जो पासेस होते हैं, उनको भी बंद कर देता है। जो ड्यूटी फ्री टैक्स जिनकी हेल्प से लेके कर सकते थे, उनको भी यहाँ पर ये बंद कर देता है, क्योंकि भाई ये नवाब था, इसका राइट था। अब ये सब देख, अब ये जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो लगभग सिर्फ 1764 से पहले मीर कासिम का यहाँ पर काफ़ी बार युद्ध हुआ है, काफ़ी बार लड़ाइयाँ हुई हैं, किससे, ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके साथ। अब कहीं ना कहीं इसमें मीर कासिम हार जाता है और आगे अब हम पढ़ने वाले हैं, एक नया बैटल होने वाला है, बैटल ऑफ बक्सर। अब मीर कासिम यहाँ पे हार जाता है और 1764 में मीर कासिम कहाँ पे भाग जाता है, अवध चला जाता है, बंगाल को छोड़ के कहाँ चला जाता है, अवध चला जाता है। वहाँ पर ये एक अलायंस फॉर्म करते हैं 1764 में। एक तो खुद होता है, ये मीर कासिम होगा, ठीक है, जो कि क्या था, बंगाल का एक तरह से नवाब था। ठीक है, अवध का जो रूलर होता है उसको लेता है। अवध का रूलर कौन था उस वक्त यहाँ पर, नवाब जो था अवध का, शुजा उद दौला था यहाँ पर। और साथ में उस वक्त जो मुगल एम्परर था, शाह आलम सेकंड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब हम सॉरी, हाँ, अरे यार वो फिर से लिखना पड़ेगा, सॉरी। यहाँ पर देखो, एक तो है यहाँ पर मीर कासिम जो कि यहाँ पर नवाब होता है बंगाल का। ठीक है, एक होता है यहाँ पर शुजा उद दौला, जो कि कौन है यहाँ पर, अवध का नवाब है। और साथ में कौन है यहाँ पर, शाह आलम सेकंड है। यहाँ पर ये क्या फॉर्म की जा रही है, अलायंस फॉर्म की जा रही है, शाह आलम सेकंड है। और यहाँ पर क्या फॉर्म, ये अलायंस फॉर्म होती हैं और ये अगेंस्ट किसके लड़ते हैं, यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर होगा। और यहाँ पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इनको यहाँ पर हरा देती है। तो बैटल ऑफ बक्सर में भी यहाँ पर ये तीनों की एक तरह से हार हो जाती है। तो ये बंगाल वाले रीजन पे भी एक तरह से यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर राज डोमिनेशन शुरू होगा। धीरे आप देखोगे कि शुजा और दौला भी उसमें शामिल था, तो अवध पे भी आपको कहीं ना कहीं एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेशन देखने को मिलेगा। और मुगल एम्परर था यहाँ पर शाह आलम सेकंड, तो आपको मुगल टेरिटरीज में भी यहाँ पर डोमिनेशन शुरू हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि तीनों लोगों को इन्होंने हरा दिया था। तो असली जो डोमिनेशन की शुरुआत हुई भारत में, वो इसी बैटल के बाद हुई, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ रीजनल वॉर, जो रीजनल में पावर राइज हो रही थी, बंगाल के बारे में देख लिया हमने, यहाँ पर हमने अवध के बारे में देख लिया, थोड़ा सा हम मैसूर के बारे में देखेंगे, मराठाज के बारे में देखेंगे, पंजाब में देखेंगे। ठीक है, उनको कैसे इन्होंने हराया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो हैदर अली था वो एक बैडोर डायनेस्टी थी। ठीक है, बॉडियार राजवंश था, वहाँ से बिलोंग करता था, कभी अगर आपके पेपर में पूछे। ठीक है, अच्छा, एक बैटल ऑफ
पोर्टो नोबो हुआ था, वो भी हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पर 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए हैं। बेसिकली मैंने बताया कि मैसूर में एक तो यहाँ पर हैदर अली के साथ हुए हैं, फिर उसके बेटे टीपू सुल्तान के साथ हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहला एंग्लो मैसूर, बेसिकली मैसूर को एनेक्स करना चाहते थे जो अंग्रेज थे, तो यहाँ पर इसीलिए एंग्लो मैसूर वॉर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, जो हुआ है वो 1767 से लेकर 69 तक लगभग चलता रहा। और इसका कोई एक फाइनल कंक्लूजन तो नहीं आया। एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, और उस वक्त गवर्नर कौन था बंगाल का? हैरी बैरसिलेट था। ठीक है, यही इस ट्रीटी को साइन करता है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, हैरी बैरेलस्ट, क्या नाम है? हैरी बैरेलस्ट, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम देखते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि लगभग 4 साल चलता है, 1780 से लेके 84 तक चलता है। और यहाँ पर देखो, क्योंकि अब ये बताओ, यहाँ पर ट्रीटी हो गई तो भैया आप फिर क्यों मैसूर से लड़ रहे हो? एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रिटिशर्स की मानसिकता आती थी कुछ भी करो, आप ट्रीटी तोड़ दो, अपने किए हुए प्रोमिसेस तोड़ दो, लेकिन कैसे भी करके इन्हें डोमिनेशन करना था भारत के अंदर, भारत में अपना एक्सपेंशन करना था। तो जब यह ट्रीटी साइन हो गई तो ये दूसरा वॉर होना ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं। फिर से होता है एंग्लो मैसूर वॉर, 1780 से लेकर 84 तक चलता है। और यहाँ पर भी कोई कंक्लूजन फाइनल नहीं निकलता। और यहाँ पर हार एक तरह से यहाँ पर इनकी हो रही थी, टीपू सुल्तान की, यहाँ पर सॉरी हैदर अली की, यहाँ पर वही क्या कहते हैं, हारी हो रही थी। और हैदर अली इसी बीच 1782 में इनकी डेथ भी हो जाती है, कैंसर की वजह से यहाँ पर हैदर अली की डेथ हो जाती है। और आगे के बाद 82 के बाद इस बैटल को कौन लीड कर रहे होते हैं? इनके बेटे टीपू सुल्तान, ठीक है, यहाँ पर लीड कर रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है हर दिन लड़ रहा है, ये 4 साल तक होता ही रहा है। पहले कभी किसी रीजन पे हो गए, कभी कैसी रीजन पे हो गए, इस तरह से लड़ाई होती थी, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के उस वक्त? वॉरेन हेस्टिंग थे। अक्सर आपके पेपर में ये चीज़ भी पूछ ली जाती है। आगे अगर हम बात करें थर्ड एंग्लो मैसूर के बारे में, मैसूर वॉर के बारे में, ठीक है, अब हैदर अली यहाँ पर मर चुका है, अब इसको लीड कौन करेगा? एंग्लो मैसूर मैसूर वॉर को टीपू सुल्तान यहाँ पर लीड करेगा। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो होता है 1790 से लेकर 92 तक चलता है। और यहाँ पर ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और इस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, ये ध्यान रखना। उसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध होता है यहाँ पर 1798 से लेकर 99 तक। और यहाँ पर टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इस तरह से ये मैसूर को भी अनेक्स कर लेते हैं, मैसूर पे भी यहाँ पर ये डोमिनेशन इनका स्टार्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात देखें एंग्लो मराठाज वॉर के बारे में, तो देखो पहला जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ है लगभग 1775 से लेकर 82 तक इन दोनों के बीच टकराव चलती गई। फाइनली जाके एक ट्रीटी होती है सालबाई। ये जस्ट मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा रहा हूँ वरना आप बोर हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाद बाकी का समझने और पढ़ने के लिए तो काफ़ी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड करता है यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग, ध्यान रखना ये चीज़ है। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पर 1803 से लेकर 1805 में हुआ। ट्रीटी ऑफ बेसन यहाँ पे साइन होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड किया जाता है लॉर्ड बेलेस्ली के द्वारा। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर यहाँ पर 1817 से लेकर 1818 तक होता है। ट्रीटी ऑफ मैंडेसर यहाँ पे साइन होती है और इसको कौन लीड कर रहा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से? तो लॉर्ड हेस्टिंग इसको यहाँ पर लीड कर रहा होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अगर आगे देख लेते हैं इन्होंने पंजाब को कैसे एनेक्स किया, तो पहले तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 से लेके, ठीक है, जहाँ पर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है। ठीक है, किस किस के बीच में? तो लॉर्ड हार्डिंज के बीच में, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को उस वक्त कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो लॉर्ड हार्डिंज कर रहा था क्योंकि यही गवर्नर जनरल था। और अगेंस्ट में कौन था यहाँ पर? दिलीप सिंह थे, महाराजा दिलीप सिंह थे। और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो होता है 1848 में होता है। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो लीड की जा रही थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। आगे देख लेते हैं। तो देखो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि देखो पहला जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है ना भारत के अंदर, जिसका नाम था बंगाल गैजेट, वो स्टार्ट किया गया था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा। ठीक है, ये इसी टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट किया गया था, सॉरी। ठीक है, भारत का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गैजेट नाम था और जेम्स अगस्टस हिकी ने उसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। ये चीज़ आप यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, असम को भी यहाँ पर अनेक्स कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, कौन सी ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ यानडबू। ठीक है, 1826 में। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और पहला जूट मिल भारत में 1855 में इस्टेब्लिश हुआ था
रिस्र के मतलब वेस्ट बंगाल के रिस्र एक जगह है वहाँ पर, ठीक है। क्या नाम था? ऑकलैंड मिल यहाँ पर उसका नाम था, ध्यान रखना। उसके बाद फर्स्ट कॉटन मिल 1818 कोलकाता में यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ से तो वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर वाज फॉट इन द ईयर। तो जो आपका देख सकते हो कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है वो कौन से ईयर में हुआ है, अभी मैं यहाँ पर आपको पढ़ा के आया हूँ, ठीक है। बताओ सबसे पहले आपका जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है जो 1799 में होता है, किधर है? ओके, इधर है। तो यहाँ पर 1798 से लेकर 98 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर आपका कब हुआ? 1799 में हुआ। तो ये आज हमने इस टॉपिक में यहाँ पर देखा, ठीक है। इस टॉपिक से लास्ट ईयर देखा जाए तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर नहीं बने तो इस साल बन सकते हैं, ठीक है। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। और देखो अगर आगे हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरुआत कर रहे हैं तो हमें ये टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि अगर हम ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे कैसे राइज हुआ। अब यहाँ पर हम इस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यहाँ पर धीरे धीरे अपने एक्सपेंशन को भी बढ़ा लेती है। धीरे धीरे अपनी यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर जो रूलर्स होते हैं उनको हरा देती है, अपने जो राइवल्स होते हैं उनको हरा देती है, और उनको हराने के बाद अपना जो रूल है यहाँ पर इस्टेब्लिश करती है। आने वाले लेक्चर्स में हम इनके गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करना। और देखो यहाँ पर जो हमारी नोट्स की पीडीएफ है अभी वो मतलब 299 की है, बहुत टाइम तक उसका प्राइस 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल 2024 से पहले उसका प्राइस यहाँ पर 199 था, क्योंकि पहले हम हैंड रिटन नोट्स में दे रहे थे, लेकिन अभी हम उसके डिजिटल नोट्स तैयार करवा रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ रहा है। तो अगर आप इसके डिजिटल नोट्स लेना चाहते हो तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट स्टैटिक जी हिस्ट्री के, स्टैटिक जीके के, ज्योग्राफी के सभी सब्जेक्ट के हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग डिजिटल नोट्स देख सकते हो। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।